Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर उसको जल्दी से ग्रैब करिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। जल्द से जाकर उसके थ्रू भी आप हमें फॉलो कर लीजिए जिससे आप हमारे सारे के सारे अपडेट से अपडेटेड रहें। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा क्या, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बिकॉज आप यहां से ही सीखेंगे कि कैपलर्स के लॉ क्या थे और किस तरीके से उन लॉस को यूज कर न्यूटन ने रिलेशनशिप निकाला था कि फोर्स किस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए तो स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले बेटा ये प्लैनेटरी मोशन मतलब कि क्या है, कहां से ये शुरुआत हुई, मतलब कैसे लोगों के दिमाग में ये चीज आई। देखो हर कोई स्पेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहता है कि चीजें कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम को ले लो, ये बात न्यूटन ने बता दी, न्यूटन ने ये चीज भी बता दी कि किस तरीके से मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, किस तरीके से सन रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। ये बात न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दी कि वो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ठीक है। बट पहले तो ये चीज बहुत बड़ी थी जिस टाइम इन चीजों की डिस्कवरी चल रही थी। तो बेटा ऐसी ही हिस्ट्री रही किसकी, प्लैनेटरी मोशन की। प्लैनेटरी मोशन की हिस्ट्री क्या है, मतलब कि कहां से ये बात का पता चला या कहां से बात का मतलब कि इनिशिएशन हुआ कि किस तरीके से प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। पर लोगों को लगता था कि प्लैनेट्स सन के अराउंड नहीं रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा भी लोगों को लगता था। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या थे, आपका पॉलीमी थे, ठीक है। पॉलीमी ने एक मॉडल दिया था बेटा जियोसेंट्रिक मॉडल। क्या था उनके मॉडल का नाम, जियोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये चीज बोली कि सारे के सारे प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स, स्टार्स एंड सन, मतलब जितने भी चीजें हैं वो सारे के सारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब इनका कहना था कि अर्थ सेंटर है। क्या कहना था बेटा इनका, अर्थ सेंटर है, ये इनका कहना था, ठीक है। सो ऑल प्लैनेट्स, स्टार्स एंड सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। क्या ये अर्थ के अराउंड बेटा क्या कर रहे होते हैं, आपके रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये बात कही थी पॉलीमी ने, बट ये बात तो गलत है क्योंकि सारे प्लैनेट्स सारे जो हैं वो अर्थ के अराउंड नहीं, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये बात तो गलत हो गई इनकी, ठीक है। बट कोई नहीं, कहा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आए बेटा कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने एक मॉडल दिया जिसको हमने बोला हेलियोसेंट्रिक मॉडल। क्या बोला, हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियोसेंट्रिक में क्या कहा, इन्होंने बोला कि सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। ये बात भी इन्होंने सही बोली कि वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सी कि किसके अराउंड मूव कर रहे हैं, सन के अराउंड। और आपको ये चीज पता ही है कि सन इज द सेंटर और उसके अराउंड ही सारे के सारे प्लैनेट्स आपके रिवॉल्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बेटा साइंटिस्ट आए निकोलस कोपरनिकस। क्या नाम था उनका, निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने एक मॉडल दिया बेटा और उस मॉडल में उन्होंने ये चीज बोली कि प्लैनेट्स मूव इन सर्कल अराउंड द सेंट्रल सन। मतलब इन्होंने ये बोला कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो सेंटर में रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब सेंटर इज इन द सेंस सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, हमने मान लिया। वाला इनका कहना क्या था, इनका कहना ये था कि मान लीजिए ये सन यहाँ पर है, ठीक है, तो मतलब इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स सर्कल में, ठीक है। प्लैनेट्स का है, ये रहे प्लैनेट्स, ये रहे प्लैनेट्स, तो ये प्लैनेट्स हो गए। तो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। ये बात किसने बोली बेटा, ये बात बोली किसने, निकोलस के कोपरनिकस मॉडल ने, ठीक है। निकोलस कोपरनिकस के मॉडल ने ये बात बोली, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बेटा एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टाइको ब्रे, ठीक है। टाइको ब्रे ने अपने पूरा लाइफ टाइम ही इन चीजों पर स्पेंड किया, किसके बारे में, प्लैनेट्स को ऑब्जर्व वगैरह करते हुए। मतलब ऐसे बहुत सारी स्टडीज आती चली गई, लोगों ने मॉडल देते चले गए, बट बाद में एक ऐसा मॉडल आया हमारे सामने जिसको उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मतलब कि वेल एक्सेप्टेड मॉडल माना गया। वो था बेटा कैपलर्स का, ठीक है। तो ये बोलते ना कैपलर्स प्लैनेटरी मोशन। ये कैपलर का क्यों है बेटा, क्योंकि साइंटिस्ट थे जोहान्स कैपलर, जिन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कैपलर्स लॉ वर बेसिस ऑन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इनका जो लॉ था ना बेटा वो न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस था। और इन्होंने क्या बात बोली थी, इन्होंने ये बोली थी कि जो आपका सन होता है, क्या जो आपका सन होता है
उसके अराउंड जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में नहीं, वो एलिप्स वाले पाथ में मूव कर रहे होते हैं। एलिप्स क्या होता है बेटा, सर्कल का एक स्पेशल केस होता है एलिप्स। ठीक है, देखो सर्कल में अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, दिस इज द सर्कल हियर, तो ये जो आपका सर्कल है बेटा, ये सर्कल का सेंटर हो गया। तो इसकी तरह इसकी जो रेडियस है यहाँ से कहीं से भी ले लो वो इक्वल रहेगी। ठीक है, बट एलिप्स में ऐसा नहीं होता बेटा। एलिप्स में दो तरीके की रेडियस होती है। ठीक है, एक होती है मेजर रेडियस और एक होती है माइनर रेडियस। ये होती है बेटा मेजर रेडियस और ये होती है इसकी माइनर रेडियस। तो कैपलर ने क्या बोला, कैपलर ने ये चीज बोली कि आपके सन के अराउंड ही सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बट एलिप्स में, किसमें, एलिप्स में फॉर्म, मतलब एलिप्स वाली फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बोला कैपलर ने। ठीक है, और कैपलर की ये जो सारी बातें थी, कैपलर ने जो 3 लॉज दिए हैं, उन 3 लॉज में उसने यही बातें बताई हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। और उसका ये जो लॉ था बेटा, वो किस पर डिपेंड कर रहा था, मतलब किसके बेसिस पर था, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है बेटा, कि आपकी जो फोर्स है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसी के बेसिस पर कैपलर ने अपना क्या दिया था, 3 लॉज दिए थे। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो बोले ये हिस्ट्री रही, क्या रही बेटा, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री रही, जिस हिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई। ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई। तो अब आते हैं बेटा जोहान्स कैपलर was a 16th century astronomer। क्या थे बेटा, ये आपके 16th century के एस्ट्रोनॉमर थे। Who established 3 laws, जिन्होंने 3 लॉज को एस्टैब्लिश किया। अब मैं एक और चीज आपको यहीं से क्लियर कर देती हूँ कि मैं कैपलर्स के लॉ को सिर्फ ऊपर से छूकर निकलूंगी, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपके लेवल पर ये लॉज डिटेल में नहीं है। इनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो क्लास 11 की फिजिक्स में दिया गया है, जब आप वहां पर जाएंगे तो आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, विच गवर्न द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। सो दीज आर नोन एज कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इन्हीं को हमने क्या बोला बेटा, इन्हीं को हमने बोला कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या बोला हमने इनको बोला है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। समझ में आया? बिल्कुल। द सेम लॉज ऑल्सो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सैटेलाइट, और इसी लॉ ने, मतलब इन्हीं लॉ को हमने क्या कहां पे यूज किया बेटा, सैटेलाइट के मोशन को दिखाने के लिए। क्या, जैसे कि मून एक सैटेलाइट है बेटा, वो कैसे अर्थ के अराउंड घूम रहा है, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैपलर्स लॉ था वो प्लैनेटरी मोशन है ना, वो किसने दिया था, नाम आ सकता है, वैसे तो नाम में ही है, या प्लैनेटरी मोशन का जो लॉ था वो किसने दिया था। जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, आपको बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन लॉ किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। ठीक है, तो ये थे जोहान्स कैपलर, साइंटिस्ट हु गेव 3 लॉ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो आपको एक और एमसीक्यू आ सकता है बेटा यहाँ से, कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स को अराउंड किस, मतलब कि अराउंड द सन के अराउंड जो ये प्लैनेट्स का मोशन है, इसको किसने बताया था, किसने एक्सप्लेन किया था बेटा, तो इसको एक्सप्लेन किया था कैपलर ने। तो 3 लॉज है, उन 3 लॉज को देखेंगे बेटा, छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आते हैं बेटा कैपलर्स के फर्स्ट लॉ पर, जो क्या कहता है, जो कहता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। इलिप्टिकल बताया मैंने आपको क्या होता है, इलिप्टिकल अभी डिफरेंस बताया ना इलिप्टिकल और सर्कल के बीच में। ठीक है, क्या होता है, सर्कल में जो रेडियस होती है बेटा, कोई मेजर और माइनर रेडियस नहीं होती, इक्वल होती है, चाहे इस पॉइंट से ले लो चाहे इस पॉइंट से ले लो। बट इलिप्स में क्या होता है बेटा, इलिप्स में एक मेजर होती है और एक माइनर होती है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस होता है सर्कल का, किसका, सर्कल का, ये एक स्पेशल केस होता है। सो कैपलर का पहला लॉ क्या कहता है, कैपलर का पहला लॉ कहता है द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन। क्या, हम ये देखते हैं बेटा आपका कि जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं बेटा। ऑर्बिट कुछ नहीं है, एक पाथ, जिस पाथ में अराउंड आपके, मतलब जिस पाथ के में आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, वो होता है ऑर्बिट। सो कैपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द प्लैनेट्स मूव, इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो प्लैनेट्स हैं बेटा आपके, वो मूव कर रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इलिप्टिकल मतलब कि इलिप्टिकल पाथ के अंदर, अराउंड द सन के अराउंड, विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोसाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। फोसाई मतलब कि देखो सिंपल सी बात है बेटा, हम ये देखते हैं कि जो आपके इलिप्स होता है, ठीक है, उसके 2 फोसाई होते हैं, F1 और F2। ठीक है, फोसाई मतलब कि फोकस, एक होता है F1 और एक होता है आपका F2। ठीक है, तो आपका सन कहां पर है, आपका सन किसी एक फोसाई पर प्रेजेंट होगा। समझ में आया वाला पॉइंट, विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोसाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, किसी एक फोसाई पर आपका सन यहाँ पर प्रेजेंट होता है।
सो दिस लॉ मीन्स दैट, तो ये लॉ क्या कहता है बेटा कि द ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब के पाथ ऑफ अ प्लैनेट, रिवॉल्व मतलब जिस फॉर्म में वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसका जो पाथ है अराउंड द सन इज एन एलिप्स एंड नॉट एन एग्जैक्ट सर्कल, मतलब कि वो एक अंडाकार शेप है, कोई एग्जैक्ट सर्कल नहीं है। समझ में आया कि कोई एग्जैक्ट सर्कल वो नहीं है। एन एलिप्टिकल पाथ हैज टू फोसाई, हम ये देखते हैं बेटा कि जो आपका एलिप्टिकल पाथ होता है उसके दो फोसाई होते हैं, एंड द सन इज एट वन ऑफ द टू फोसाई, और सन उसमें से किसी एक फोसाई पर प्रेजेंट होता है ऑफ द एलिप्टिकल पाथ। फोसाई इज द प्लूरल ऑफ फोकस, देखो दो फोसाई है ना, इसलिए बोल रहे हैं ना, फोसाई क्यों बोल रही हूँ क्योंकि फोकस का प्लूरल होता है बेटा फोसाई, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो मैं इसको बोलूंगी फोकस 1 या फिर फोकस 2। समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो ये था कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ। क्या था कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ कि जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। इलिप्टिकल पाथ, ऑर्बिट मतलब के पाथ मतलब एक अंडाकार उसमें, ठीक है, ना कि एग्जैक्ट सर्कल में। समझ में आया? नेक्स्ट है बेटा कैप्लर्स सेकंड लॉ स्टेट्स दैट, कैप्लर का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, देखो क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो आपके पास यहाँ पर ये आपका एलिप्स है, या नहीं अभी रुको, मान लो यहाँ पर आपका ये सन है, इस पॉइंट पर आपका ये सन है, ठीक है। तो इसके अराउंड जो प्लैनेट्स है, मान लो यहाँ पर ये आपका प्लैनेट है, यहाँ पर ये प्लैनेट है, तो प्लैनेट कैसे मूव कर रहा होगा, ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा। तो मान लो पहले वो यहाँ पर था तो उसकी थी ये पोजीशन 1, अब मान लो रिवॉल्व करता करता यहाँ पर आ गया तो ये हो गई उसकी पोजीशन 2। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसने ये एरिया कवर करा, इसमें उसने कुछ ना कुछ तो टाइम लिया होगा, ना, ठीक है। तो वो आपका डेल्टा टी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ये जितना भी एरिया उसने यहाँ से कवर किया, इस प्लैनेट ने जितना भी एरिया कवर करा उतना टाइम उसने यहाँ पे लिया। अब मान लो अभी कोई प्लैनेट यहाँ पर था, ठीक है, ये उसकी पोजीशन थी, ठीक है, P1। अब उसने क्या करा, वो यहाँ पे इस पोजीशन पर आ गया P2 पर। अब मैं आपसे पूछूं कि उसने कितना एरिया कवर करा, जितना भी उसने अब यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया कवर करा होगा उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लिया ही होगा। तो कैप्लर्स का सेकंड लॉ ये कहता है, कैप्लर्स का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा कि जब आपके प्लैनेट्स जो एरिया कवर करते हैं अगर वो इक्वल डिस्टेंस में, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं तो वो इक्वल एरिया को ही कवर करेंगे। मतलब कि ये एरिया और ये एरिया क्या होंगे बेटा, आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा, आपस में आपके इक्वल होंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया? जल्दी से बताइए, समझ में आया कि भाई अगर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो जो आपके प्लैनेट्स होंगे वो इक्वल एरिया को स्वीप करेंगे, इक्वल एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। दिस इज द कैप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखते हैं, अभी देखो इतना याद रखो, मैंने क्या बताया, डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपके डिटेल में है ही नहीं, जितना बता रही हूं उतना याद रखना है। तो क्या कहता है ये, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे, ठीक है, दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम ये देखते हैं बेटा जब आपका प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, वो इस तरीके से रिवॉल्व करता है कि जब हम प्लैनेट से सन तक की एक लाइन ज्वाइन करेंगे ना तो वो इक्वल, मतलब कि यहाँ पर वो है, अभी यहाँ पर थी, देखो मान लो अभी यहाँ पर था कोई एक प्लैनेट ए, अब वो प्लैनेट यहाँ पर आ गया, तो हम ये देखेंगे यहाँ से जो इक्वल ये जो एरिया कवर हुआ है ना, और यहाँ पर मान लो एक प्लैनेट था वो यहाँ पर आ गया, तो इसका जो एरिया है ये क्या होगा बेटा, ये आपस में इक्वल होगा। ये आपस में क्या होंगे, ये आपके आपस में इक्वल होंगे। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ कैप्लर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका इक्वल टाइम है, ठीक है, तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करेगा। सो प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। आपको ये चीज पता है बेटा, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस, ठीक है, और सन आपका किसी एक फोकस पर है। Now since the line joining the planet and the sun sweeps over equal areas in equal interval of time, अब हम ये देख रहे हैं बेटा जब आप प्लैनेट से सन की लाइन जोड़ रहे हैं तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, वहां पे इक्वल एरिया कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इट मींस, इसका मतलब है अ प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। तो इस समय क्या चीज समझ में आती है बेटा, इस समय ये चीज समझ में आती है कि आपका जो प्लैनेट है वो बहुत जल्दी मूव करेगा अगर वो सन के बहुत करीब है, एंड मूव स्लोली व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द सन, और जब वो सन से दूर होगा तो वो स्लो मूव करेगा। समझ में आया, क्या करेगा वो आपका स्लो मूव करेगा। समझ में आया, ओके। अ प्लैनेट डज नॉट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखो बेटा कभी भी आपके प्लैनेट्स जो होते हैं वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करते हैं सन के अराउंड, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया वही चीज, द स्पीड इज ग्रेटर व्हेन द प्लैनेट इज नियरर टू द सन। स्पीड बहुत ज्यादा होती है बेटा जब प्लैनेट आपके सन के करीब होता है, और कम होती है जब प्लैनेट आपका सन से दूर होता है। सो प्लैनेट कुड मूव अराउंड द सन विद अ कांस्टेंट स्पीड ओनली। आपका प्लैनेट तब ही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है बेटा जब आपका ऑर्बिट ट्रू सर्कल हो,
एलिप्स ना हो। अगर एलिप्स है बेटा तो आपकी जो प्लैनेट की स्पीड है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि प्लैनेट की स्पीड कांस्टेंट रहे तो वो जो ऑर्बिट है, मतलब वो जो पाथ है उस प्लैनेट का रिवॉल्व करने का अराउंड द सन, वो आपका सर्किल होना चाहिए, एंड जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाथ कैसा है, पाथ है आपका इलिप्टिकल। ठीक है, अब आते हैं बेटा कैपलर का थर्ड लॉ, जो क्या कहता है। कैपलर का थर्ड लॉ बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहीं से न्यूटन का जो लॉ था ना ग्रेविटेशन, उसने एक रिलेशनशिप, वहां पे उसने एक बात बोली थी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर बिटवीन दैम, है ना। उनके डिस्टेंस का स्क्वायर आप करेंगे तो वो आपके उस फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये बात बोली थी। उसका जो प्रूफ था वो इसी से आया था। ठीक है, तो कैपलर का थर्ड लॉ कहता है बेटा, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun। इसको हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है बेटा कि एक प्लैनेट सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है। मान लो अर्थ है, तो अर्थ कितना टाइम ले रही है एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जो क्या कहता है बेटा, ये कहता है, सिंपल सी बात कहता है कि आपका जो टाइम का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द आर क्यूब के। क्या, टू द आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, सो द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सन से लेके प्लैनेट तक की जो डिस्टेंस है इतनी आर क्यूब, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, टू द टी स्क्वायर। इतना याद रखो बस कैपलर्स के थर्ड लॉ में, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आर क्यूब क्या है बेटा, आर क्यूब है आपका यहाँ पे इसको हम बोलेंगे मेजर रेडियस। ये एलिप्स होता है ना, एलिप्स, मान लो ये एलिप्स है आपका। ठीक है, तो मान लो बेटा मैं आपका यहाँ पे पता करना चाहती हूँ कि कितना टाइम कवर कर रहा है कोई प्लैनेट एक सन को पूरा रिवॉल्व करने के लिए। तो मान लो ये एलिप्स है, यहाँ पे सन है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपको पता है जो एलिप्स होता है आपका, ये होगी इसकी मेजर एक्सिस और ये होगी इसकी माइनर, मतलब ये होगी मेजर रेडियस और ये होगी माइनर। तो मेजर रेडियस का क्यूब, ठीक है, मतलब मान लो ए और बी, तो ए और बी क्या है बेटा, ए और बी यहाँ पे रेडियस है, तो इसका क्यूब किसके इक्वल होगा बेटा, मतलब किसके कांस्टेंट, किसके क्या बोल सकते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम स्क्वायर। ठीक है, सो आर क्या है, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस क्या है बेटा, ये प्लैनेट से लेके सन तक की। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट का मतलब क्या होता है बेटा, उस प्लैनेट ने कितना टाइम लिया एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए। क्या, एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया ना। ओके, सो दो कैपलर गेव द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बट ही कुड नॉट गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। उसने इन लॉज को दिया बट वो मोशन ऑफ प्लैनेट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या, वो मोशन ऑफ प्लैनेट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट वाज न्यूटन, वो कौन थे, वो न्यूटन थे जिन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। हु शोड दैट द कॉज ऑफ द मोशन ऑफ प्लैनेट, जिन्होंने बताया कि भाई प्लैनेट्स मोशन में क्यों हैं, इज द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच द सन एक्सर्ट ऑन देम। तो न्यूटन ने तो बताया था कि किस तरीके से प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सन ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर लगा रहा होता है बेटा, प्लैनेट्स पर लगा रहा होता है। उसी फोर्स की वजह से हम देखते हैं कि प्लैनेट जो होते हैं आपके वो मोशन में रहते हैं अराउंड द सन। न्यूटन यूज्ड द कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन टू डेवलप द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। स्टूडेंट, न्यूटन ने कैपलर्स के थर्ड लॉ को यूज किया था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को, जिससे उन्होंने क्या लॉ डेवलप किया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब आते हैं बेटा, हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल। किस तरीके से न्यूटन को यह चीज पता चली थी कि जो फोर्स है दो बॉडीज के बीच में लगने वाली, उन दोनों बॉडीज की जो डिस्टेंस होती है वो मतलब कि उसके जो स्क्वायर होता है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बात जो पता चली थी बेटा न्यूटन को, वो निकाली थी उसने कैपलर्स थर्ड लॉ से। किससे निकाली थी बेटा, कैपलर्स थर्ड लॉ से निकाली थी, जो आपको क्या बता रहा था, जो आपको बता रहा था कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। क्या होता है बेटा, वो उसके टाइम पीरियड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के, मतलब के आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ बेटा किस तरीके से उसने उस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया था। तो देखो, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम स्क्वायर। देखो, आपको ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रही हूँ बेटा। मैं आपको क्या बोलूँ, ये जो आपका डिटेल में है ये क्लास 11th में है, सिर्फ आपको लॉस का एक मतलब एक आइडिया याद रखना है। ठीक है, और ये जो डेरिवेशन करा रही है वो याद रखना है बस। उसके अलावा मैं बिल्कुल आपसे नहीं बोल रही कि आप ये याद रखो, ये याद रखो, बेटा मुझे पता है कितना आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ ये था।
ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट, अब बेटा आपको ये चीज पता है कि कौन सी फोर्स प्लैनेट पर एक्ट कर रही है। मान लीजिए यहां पर ये आपका सन है, ठीक है, और यहां पर आपका ये प्लैनेट है, क्या है, ये प्लैनेट है। तो आपको पता है ये इलिप्टिकल पाथ में इस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इलिप्टिकल पाथ आपको अब समझ में आता है ना कि सन जो है आपका, मतलब इलिप्टिकल पाथ का मतलब बेटा दो फोसाई होना, ठीक है, दो फोसाई होना, उसमें से सन किसी भी एक फोसाई पर हो सकता है। और प्लैनेट इस तरीके से आपका इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ है ना। इलिप्टिकल पाथ मैंने आपको बताया था कि आपके इसमें दो तरीके के मेजर और माइनर रेडियस होते हैं। समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोगों को, नहीं समझ में आता है, बताइए आता है वाली चीज समझ में? बिल्कुल मैम। अब बेटा फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है प्लैनेट के ऊपर, आप ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होती है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होती है बेटा? सेंट्रीपेटल फोर्स, जो ग्रेविटेशन ही होती है एक तरीके से, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स होती है आपकी Fc इज इक्वल्स टू mv²/r, क्या mv²/r, बट हम देखते हैं मास आपका कांस्टेंट है। मास क्या है बेटा? मास है कांस्टेंट, ठीक है। तो मास अगर कांस्टेंट है बेटा तो आपका फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v²/r। तो जो फोर्स प्लैनेट्स पर एक्ट कर रही है वो कौन सी फोर्स है बेटा? v²/r, ठीक है। समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोग को। और v क्या है? v इज द वेलोसिटी हियर। तो वेलोसिटी बेटा हम लोग कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टाइम करके, है ना। तो इस प्लैनेट की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? टोटल डिस्टेंस। अब ये इलिप्टिकल पाथ में है, मैंने आपको बताया था ये जो इलिप्स है ये सर्कल का ही एक स्पेशल केस होता है। और सर्कल की टोटल लेंथ क्या होती है? उसका सर्कमफेरेंस, मतलब कि 2πr, ठीक है, बाई टी, 2πr/t, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी है ना आपकी। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपका ये जो v है, ठीक है, v स्क्वायर में कितना हो जाएगा बेटा? ये 4π²r²/t², क्या हो जाएगा बेटा आपका? ये आपका हो जाएगा 4π²/r², मतलब मल्टीप्लाई बाय r²/t²। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। अब देखो ये वाली चीज यहाँ पर कांस्टेंट होगी 4π², क्योंकि v² के लिए निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर 4πr² आपके लिए कांस्टेंट है बेटा, तो इसका मतलब v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r²/t²। तो अब अगर मैं इस वाले केस में v² की वैल्यू पुट करूं, मतलब इस फोर्स वाली इक्वेशन में, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² की जगह में ये रख दूं r²/t² अपॉन में r, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। अब मैं क्या करूं बेटा? अगर मैं ऊपर नीचे r² से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो सबसे पहले तो ये r से ये दो, r² का मतलब है, यहाँ पे मैंने कैसे काटा? देखो यहाँ पे मैंने ऐसे काटा कि आपके पास जो फोर्स था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², तो r² को मैं ऐसे नहीं लिख सकती r इंटू r अपॉन t²/r, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब हम दोनों साइड पे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? जब हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे r/t², मतलब मल्टीप्लाई बाय r², मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। राइट हैंड साइड पे r² से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इट विल बी r3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा r3। इधर साइड लिख लो, ध्यान से देखो। तो f इज यहाँ पे आपका हो जाएगा r3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3 अपॉन t², और मल्टीप्लाई में बेटा यहाँ पे क्या रहेगा? 1/r², क्योंकि नीचे का तो r² रहेगा ना। और ये चीज मैंने आपको क्या बताई थी? ये चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? ये जो है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये होता है आपका कांस्टेंट। मैंने आपको क्या, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इनको हम ऐसे कोई मेजर करके वैल्यूज तो इनकी निकाल भी नहीं सकते वैसे भी। तो हम ये देखते हैं बेटा r3/t², ये दोनों क्या होते हैं बेटा? ये इनका ये कांस्टेंट होता है। तो अगर ये कांस्टेंट होता है तो मतलब ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, तो मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस तरीके से बेटा कैपलर्स के थर्ड लॉ को यूज कर न्यूटन ने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था कि किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में कर आना है, डोंट वरी। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, आई विल रिपीट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब ध्यान से देखो, ये कैपलर्स का लॉ था, इसमें कोई दिक्कत? बताओ जल्दी, ऐसी कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये तो आता है, ये भी पता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्लैनेट पे कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीपेटल फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो वो होती है बेटा आपकी F सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv²/r। देखो आई एम नॉट डिस्कस इन अ वेरी डिटेल मैनर, ये वाली चीज मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है क्लास 11th में वो डिस्कस मतलब कि एक तगड़ा डिस्कशन बनेगा, उसमें आप सब चीजें डिटेल में सीखेंगे। जहां यहाँ पे जितना बता रही हूँ सिर्फ उतना याद रखो। उसके बाद बेटा आपको पता है मास कांस्टेंट है,
तो यहाँ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई आर। अब v क्या होती है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, तो आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम करके। टोटल डिस्टेंस इलिप्टिकल पाथ की कैसे निकलती है, 2 पाई आर, उसकी सर्कमफेरेंस बाय टी। नेक्स्ट v स्क्वायर करेंगे आप इसके लिए, तो बेटा इट विल बी 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। देन आपको पता है 4 पाई स्क्वायर जो है वो आपका कांस्टेंट है। देन आपका v स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब जो आपकी फोर्स है बेटा यहाँ पर, ठीक है, अब हम इस आर स्क्वायर अब हम इस किसकी जगह, v स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो इट विल बी आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, नीचे डिवाइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आर क्यूब, नीचे बचेगा आर स्क्वायर, तो ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा आर क्यूब बाई टी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ। इसका मतलब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से बेटा आपको इस डेरिवेशन को ड्राइव करना है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, जल्दी से बताइए, कर लेंगे ना? पहले आप इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इतना आसान था ये, ठीक है, इतना ही आसान है बेटा ये। सो कैपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, ये मैंने आपको बता दिया था क्या कह रहा है वो, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट मेड बाय न्यूटन इन हिज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट, ये स्टेटमेंट न्यूटन के, मैंने आपको पढ़ाया था ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल वाला जो पढ़ाया मैंने आपको, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें उसने क्या बोला था, उसमें उसने ये चीज बोली थी कि दो ऑब्जेक्ट जो होती हैं, फोर्स जो होती हैं, वो दो ऑब्जेक्ट के मास, प्रोडक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। तो ये चीज आई कहां से, ये आई थी कैपलर के थर्ड लॉ से, समझ गए। सो between two bodies is inversely proportional to the square of a distance between them is called inverse square rule। तो inverse square rule क्या है बेटा, यही है inverse square rule। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हाउ न्यूटन्स प्रूव द इनवर्स स्क्वायर रूल। तो आपको क्या बताना है बेटा, आपको वो मेरा डेरिवेशन कर आना है वहां पे, और आपको बताना है कि इनवर्स स्क्वायर रूल को न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ द कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, समझ में आया। सो आपका इनवर्स स्क्वायर रूल क्या होगा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन गॉट द आइडिया ऑफ द इनवर्स स्क्वायर रूल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज बाय अप्लाइंग कैपलर्स थर्ड लॉ टू द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। तो उसने क्या किया बेटा, उसने कैपलर्स के थर्ड लॉ को यूज करके निकाला दो जो बॉडीज हैं, दो बॉडीज, अब यहाँ पे कौन है, सन और प्लैनेट, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर वो कैसे होता है, वो इनवर्स क्यों होता है। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब कि आपकी अगर डिस्टेंस का स्क्वायर कम होगा तो आपकी फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर ये ज्यादा होगा बेटा तो फोर्स आपकी कम होगी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोगों को, ये नहीं समझे? अब यार सिंपल सी बात है, खुद सोचो ना, खुद सोचो, अगर प्लैनेट और सन पास में होगा तो ज्यादा फोर्स फील करेंगे ना वो, खुद सोचो इस चीज को, ग्रेविटेशन पुल होगा ना उनके बीच में एक। सो कंसिडर अ प्लैनेट ऑफ मास इन मूविंग विद अ वेलोसिटी। तो एक प्लैनेट को ले लो जिसका मास है वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है सन के अराउंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जिसकी रेडियस है आर, और आपको पता है कौन सी फोर्स वहां पे एक्ट कर रही होगी, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, जो आपका इस तरीके से डेरिवेशन निकल के आएगा, मैंने पूरा डेरिवेशन जो कराया आपको वही करके आना है, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब हम बोल रहे हैं कि जो आपका प्लैनेट का मास है बेटा वो कांस्टेंट है, तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को। नाउ इफ वी प्लैनेट टेक्स द टाइम टी टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, अगर मान लो जो आपका प्लैनेट है, ठीक है, अगर वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में कितना ले रहा है, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, मतलब लेंथ पूरी कवर करने में अराउंड द सन, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर बाई टी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 पाई आपका कांस्टेंट है, वहां पे मैंने वी स्क्वायर की हेल्प से निकाला था, ठीक है, और ये आपका पूरा होके क्या आ जाएगा, आपका ये प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे कि thus the gravitational force between the sun and a planet is inversely proportional to the square of distance between them. It was this conclusion obtained by using Kepler's third law of planetary motion. तो it can be your MCQ as well कि आपका जो ये इनवर्स स्क्वायर रूल था, ये न्यूटन ने प्रूफ किस तरीके से किया था। ठीक है, सो विच हेल्प न्यूटन टू फॉर्मुलेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी हेल्प से न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से क्या किया बेटा, एक्सप्लेन किया। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को, नहीं आई समझ में? तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये सेशन यहीं पर एंड होता है, बट पहले एक क्विक रिवीजन लेंगे, उसके बाद इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्विक रिवीजन दे रही हूँ तीनों लॉस का कैपलर के। ये तो आपको पता चल गया बेटा, इतनी सारी बातें हुई, बट जो बात सही थी वो किसने करी थी, जोहान्स कैपलर ने करी थी, जिसने क्या बोला था बेटा, जिसने ये चीज बोला था कि आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं इन इलिप्टिकल मैनर, मतलब इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। यही था कैपलर्स का फर्स्ट लॉ भी। ठीक है, कि द प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द सन एट द 2 फोसाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। उसमें से सन आपके किसी भी 2 फोसाई में से एक पर हो सकता है। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे, हर प्लैनेट इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है बेटा सन के अराउंड कि जब आप लाइन जॉइन करोगे ना प्लैनेट से सन की, तो जितना एरिया वो कवर करेगा ना वो उसके टाइम पीरियड, किसके इंटरवल, जितना उसने टाइम लिया है उसके इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका कैपलर्स का थर्ड लॉ, जो कहता है आपका कि आपका जो आर क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड।
ठीक है, ये था। फिर ये आपने कैसे प्रूव किया ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यूटन ने किस तरीके से इसको प्रूव किया था। तो इसी के साथ मैं सेशन को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे से इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, नोट्स में लिख लेना। आई नो इट इज लिटिल बिट टफ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है बेटा कि अभी तक आपने इतनी मेहनत नहीं करी है, मुझे पता है। ठीक है, क्लास 9th वालों ने इतनी मेहनत कभी नहीं करी जितनी अब उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक वो क्या कर रहे थे, अभी तक वो रट रहे थे, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बट अब चीज़ें समझनी पड़ रही हैं, है ना। तो थोड़ा तो टफ लगेगा, बट डोंट वरी, इफ मैं हूं अगर साथ में तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बस आपको मुझे फॉलो करना है। और आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से उसको ग्रैब करिए। और अपने सब स्टूडेंट्स को बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं बेटा थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। अब आप ये चीज़ नोटिस भी कर रहे हैं कि हमारी साइंस ऑलमोस्ट खत्म होने के फेज पर चल ही रही है। ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि अभी मैं आप लोगों की इतनी अच्छी प्रिपरेशन करा पा रही हूँ। बट डोंट मिस, एक भी सेशन मेरा मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक भी सेशन मिस करेंगे तो अगला टॉपिक कहाँ से उड़ेगा मैं खुद नहीं जानती, क्योंकि मेरे अंदर आदत है टॉपिक को टॉपिक से रिलेट करके चलने की। तो ये मत सोचना, वैसे समझ में आएगा जब सेशन में आओगे, बट इट इज़ बेटर ना कि आप हर चीज़ को फॉलो करो, है ना। और चैप्टर अभी तो शुरू हुआ है, तो अगर कोई भी सेशन मिस किया है डोंट वरी, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।